आज हम समानांतर धारावाही चालक तार के कारण उस पर लगने वाले चुंबकीय बल के परिमाण और प्रकृति के बारे में बात करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कहीं समांतर वायर है, तो हम पहले क्वेश्चन ही लिख देते हैं। दो समांतर धारावाही चालक तार के बीच लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण तथा प्रकृति ज्ञात करें। इससे पहले हम चुंबकीय बल के बारे में पढ़े थे और बताए थे कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर आवेश गतिशील हो तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता है, और उसी में यदि मान लीजिए आवेश के गति के कारण अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो गया, तो किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक तार पर अगर चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वहाँ भी चुंबकीय बल लगता है। तो हम देखेंगे कि ये दो समानांतर धारावाही चालक तार है। एक तार का नाम कंडक्टर 1 और दूसरे तार का नाम कंडक्टर 2 कर देते हैं, और इसमें जो करंट गया I1 और दूसरे में जो करंट जाएगा ये I2, और इस दोनों पैरेलल वायर यानी समानांतर तार के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को हम स्मॉल d से दिखा देते हैं। डिस्टेंस d नहीं दिखा करके r भी दिखा सकते हैं, यानी दोनों पैरेलल वायर के बीच जो डिस्टेंस है वो r है। हमने दोनों तार में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित कराया है। ऐसा भी हो सकता है कि एक तार में अगर अपवार्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा हो तो दूसरे तार में डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट आ रहा हो, वो भी हम दूसरे केस करके बता देंगे। तो देखिए, अभी क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ है नहीं, तो चुंबकीय क्षेत्र है नहीं, लेकिन दो तार है, दो पैरेलल वायर है, इसी दो पैरेलल वायर में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें क्या होगा कि आप चुंबकीय क्षेत्र के बिना तो किसी चालक तार पर मतलब चुंबकीय बल लगने वाली कोई बात ही नहीं है। तो इसमें होता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र आएगा कहाँ से? तो जैसे ये एक तार है, तो हम बताए थे किसी चालक तार में अगर हम विद्युत धारा के दिशा में जाते हैं तो लेफ़्ट साइड जो होता है वो डॉट फील्ड होता है और राइट साइड जो होता है ये क्रॉस फील्ड होता। अगर हम इस चालक 2 पे अपने आप को चलते हुए माने तो लेफ़्ट साइड डॉट फील्ड और राइट साइड क्रॉस फील्ड। तो लेफ़्ट साइड क्या होगा? डॉट फील्ड, और राइट साइड क्या होगा? क्रॉस फील्ड। तो उसी तरीके से अगर इसके फील्ड को ढक लें तो अगर चालक तार मतलब पहली चालक तार के कारण अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का नेचर देखना चाहें, इस पर अपने आप को विद्युत धारा की दिशा में अगर चलते हुए माने तो यहाँ भी लेफ़्ट साइड डॉट फील्ड और राइट साइड क्रॉस फील्ड होगा। तो लेफ़्ट साइड डॉट फील्ड और राइट साइड क्रॉस फील्ड, ये दो चालक तार है। एक चालक तार 1 है और चालक तार 2 है। तो इस दोनों चालक तार की वजह से किसी तार पर जो चुंबकीय बल का परिमाण होगा वो हम देखेंगे। एक बात और कि किसी भी चालक तार पर जो चुंबकीय बल लगेगा, इसके अपने फील्ड की वजह से, मान लो ये चालक तार वो मतलब फर्स्ट कंडक्टर की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, राइट साइड क्रॉस फील्ड और लेफ़्ट साइड डॉट फील्ड, ये इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है। तो अपने चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इस पर बल नहीं लगेगा। ये चालक 2 का ये लेफ़्ट साइड डॉट फील्ड, राइट साइड क्रॉस फील्ड, तो ये चालक 2 का चुंबकीय क्षेत्र है और इसके अपने क्षेत्र की वजह से इस पर चुंबकीय बल नहीं लगेगा। जब कभी भी किसी कंडक्टर पर चुंबकीय बल की बात हो तो फील्ड दूसरे का होगा, दूसरे के फील्ड में फोर्स एग्जर्ट होगा। जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो इसके अपने फील्ड की वजह से इस पर चुंबकीय बल नहीं लगेगा। आसपास जो दूसरे कोई तार रहा होगा उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न रहा होगा, उसके चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इस चालक तार पर चुंबकीय बल लगेगा। ऐसे भी याद रखें, अपने फील्ड में किसी पे फोर्स एग्जर्ट नहीं होता है, दूसरे के फील्ड में ही किसी पे फोर्स एग्जर्ट होता। अब है कि फोर्स एग्जर्ट होगा तो कितना होगा, तो देखेंगे सबसे पहले F इक्वल टू होता क्या था,
एफ इक्वल टू होता था ILB साइन थीटा। ये थीटा क्या है? तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो हम अगर F12 की बात करेंगे, कोई पूछेगा सर ये F12 क्या है, तो फोर्स एग्जर्टेड ऑन 1/2, फोर्स एग्जर्टेड ऑन 1/2। तो लेट कर देते हैं, F12 के बारे में लिख देते हैं क्या है F12। तो फोर्स एग्जर्टेड ऑन 1, फोर्स एग्जर्टेड ऑन 1/2। इसी तरीके से F21 की अगर हम बात करें तो ये F21 क्या है? तो ये होगा फोर्स एग्जर्टेड ऑन 2/1। मतलब यहाँ क्या है, F12 का मतलब चालक 1 पर चालक 2 के द्वारा लगाया गया बल, और ये चालक 2 पर चालक 1 के द्वारा लगाया गया बल है। F21 का मतलब फोर्स एग्जर्टेड ऑन 2/1, चालक 2 पर 1 के द्वारा लगाया गया बल। पहले ही हम बोल चुके हैं कि अपने फील्ड में किसी पे फोर्स एग्जर्ट होता नहीं है। चालक 1 पे जो करंट जा रहा है विद्युत धारा I1, और चालक 2 में जो करंट जा रहा है विद्युत धारा I2। तो F12 का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो I1LB2 देखेंगे, जिस पे फोर्स एग्जर्ट होगा करंट उसी का होगा, लेंथ भी इसी का होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड दूसरे का होगा थीटा। तो इन दोनों के थीटा किसके किसके थे? लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड। तो लेंथ तो बोर्ड के प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड या तो डॉट है या तो क्रॉस है। डॉट भी है तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, क्रॉस भी है तो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। मतलब लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल यहाँ बनेगा वो 90 डिग्री। तो क्या हो गया F12 I1LB2। अब है कि ये जो इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो पहले हमने कहा इसके अपने फील्ड की वजह से इस पे फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा। हम एक और बात बताए थे मैग्नेटिक फोर्स में, क्रॉस फील्ड में अगर हम विद्युत धारा के दिशा में चलते हुए मानेंगे तो बाईं ओर बल लगता था। तो इसका कौन सा फील्ड इधर है? तो इस कंडक्टर का फील्ड इधर कौन सा है? डॉट फील्ड। तो ये हो गया इस साइड जो है डॉट फील्ड है, और डॉट फील्ड में अगर विद्युत धारा के दिशा में चलेंगे तो किधर बल लगेगा? दाईं ओर बल लगेगा। चूँकि क्रॉस फील्ड में जब हम विद्युत धारा के दिशा में चलते थे तब बाईं ओर बल लगता था। इसका डॉट फील्ड इस साइड है, तो डॉट फील्ड में विद्युत धारा की दिशा में चलेंगे तब किधर बल लगेगा? दाईं ओर बल लगेगा। तो इसको बोलते हैं F12, तो फोर्स एग्जर्टेड ऑन 1/2। अब इसको ढक लेते हैं। इसका कौन सा फील्ड इधर है? क्रॉस फील्ड है। इसका कौन सा फील्ड? चूँकि चालक 1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो चालक 2 पर फोर्स लगने का कारण बनेगा। चालक 2 पर जो फोर्स लगेगा किसके फील्ड की वजह से? तो चालक 1 के फील्ड की वजह से। तो चालक 1 यानी फर्स्ट कंडक्टर की वजह से इधर फील्ड कैसा है? क्रॉस फील्ड है। तो क्रॉस फील्ड में अगर अपने आप को चलते हुए मानो तो पुनः लेफ्ट साइड फोर्स लगेगा, तो इसको बोलेंगे F21। तो अब है कि नेचर ऑफ फोर्स की जब कभी भी बात हो, तो नेचर ऑफ फोर्स की जब कभी भी बात हो यानी बल की प्रकृति क्या होगी? तो यहाँ आकर्षण बल लगेगा। बल की प्रकृति क्या होगी? आकर्षण। अच्छा, इसी को हिंदी में लिखें तो बल की प्रकृति, बल की प्रकृति। तो चलो यहाँ बल की प्रकृति में ये एट्रैक्शन, एक अंग्रेजी तो एक हिंदी में लिखा गया, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कर लेंगे। तो ये देखिए F12 इक्वल क्या हो गया? I1LB2। मतलब F12 का क्या मतलब? फोर्स एग्जर्टेड ऑन कंडक्टर 1/2, मतलब फर्स्ट कंडक्टर पे दूसरे के द्वारा लगाया गया फोर्स। तो फील्ड दूसरों का होगा, करंट इसी का होगा। अब है कि B2 कितना होगा? तो हम एम्पियर सर्किटल लॉ से भी किसी कंडक्टर की वजह से इसके इर्द गिर्द किसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बात किए थे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था? B = μ0/4π2I/r। इस तरीके से कुछ आया था, μ0/4π2I/r। तो अब देखेंगे कि इस सेकेंड कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो क्या हो जाएगा? μ0/4π2I2। करंट किसका? कंडक्टर 2 का। इसके वजह से किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड? तो फर्स्ट कंडक्टर जहाँ है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट कंडक्टर कितने दूरी पर है? तो r दूरी पर है। तो ये B2 हो गया। तो F12 इक्वल टू हो जाएगा I1L, और B2 का वैल्यू कितना? तो μ0/4π2I2। ये क्या है? I1 डिवाइडेड बाय r। तो ये कितना हो जाएगा? μ0/4π2I1I2L/r। ये F12 फोर्स एग्जर्टेड ऑन 1/2।
तो ये है, ये एल लेंथ है। प्रायः लेंथ 10 मीटर 20 मीटर का होगा तो फोर्स हम बता देंगे, लेकिन यहाँ क्या होता है कि इन्फिनाइट लेंथ का अगर कंडक्टर हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में हमको पर यूनिट लेंथ के हिसाब से फोर्स डिफाइन करना होता है। तो फोर्स एग्जर्टेड ऑन 1/2 लेंथ से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा μ0/4 2I1I2/r। तो इसको बोलते हैं स्मॉल f12। स्मॉल f12 का मतलब फोर्स एग्जर्टेड ऑन 1/2 पर यूनिट लेंथ। फोर्स एग्जर्टेड ऑन 1/2, फोर्स क्या लिखेंगे, फोर्स एग्जर्टेड ऑन 1/2 पर यूनिट लेंथ। क्या होगा, पर यूनिट लेंथ। अच्छा, नेचर ऑफ फोर्स की बात की है तो नेचर ऑफ फोर्स आप देख ही रहे हैं, एट्रैक्शन है। तो ये हो गया F12 मतलब फोर्स एग्जर्टेड ऑन 1/2। अगर कोई पूछे कि सर फोर्स एग्जर्टेड ऑन 2/1 कितना होगा, तो सेम उसी तरीके से F21 अगर निकालेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, I2L B1 साइन 90 डिग्री। ये B1 क्यों आया, चूँकि कंडक्टर 1 पे जब फोर्स निकालेंगे तो फील्ड किसका होगा, कंडक्टर 2 पे जब फोर्स निकालेंगे तो फील्ड होगा कंडक्टर 1 का। साइन 90 क्यों, चूँकि लेंथ जो है बोर्ड के प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस फील्ड है, इसका इधर कौन सा फील्ड है, चूँकि इसके अपने फील्ड की वजह से इसमें फोर्स लगेगा नहीं, तो इसका क्रॉस फील्ड है, क्रॉस मतलब परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो लेंथ के साथ मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है पुनः 90 डिग्री। तो I2L B1 ये है F21। फोर्स एग्जर्टेड ऑन 2/1, फोर्स एग्जर्टेड ऑन 2/1 का देखेंगे तो ये B1 कितना, इस कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना, तो μ0/4 2I1/r। तो μ0/4 2I1/r। तो देखो I2L B1 कितना, तो μ0/4 2I1/r। तो ये F21 कितना, तो μ0/4 2I1I2/r इंटू एल। तो ये है फोर्स एग्जर्टेड ऑन 2/1। इसी को पर यूनिट लेंथ के हिसाब से डिफाइन करेंगे, तो F21 डिवाइडेड बाय एल, इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में, तो μ0/4 2I1I2 डिवाइडेड बाय, और इसी को बोलते हैं स्मॉल F21। तो स्मॉल F21 इक्वल टू कितना, तो μ0/4 2I1I2/r। तो ये फोर्स एग्जर्टेड ऑन 2/1, फोर्स एग्जर्टेड ऑन 2/1 पर यूनिट लेंथ। कोई कहेगा सर अंग्रेजी में आप लिख दिए, तो हिंदी में लिखेंगे तो चालक 2 पर चालक 1 के द्वारा लगाया गया बल प्रति इकाई लंबाई में लगाया गया बल, चालक 2 के द्वारा चालक 1 पर प्रति इकाई लंबाई में लगाया गया बल। आप गौर से देखेंगे तो दोनों बल का वैल्यू सेम है और दोनों का नेचर ऑफ फोर्स क्या है, आकर्षण बल। तो कई बार इसमें क्या होता है कि करंट का डायरेक्शन बदल दिया जाएगा, इसमें करंट का डायरेक्शन एंटी पैरेलल हो जाएगा। तो कुछ नहीं, फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम आएगा वहाँ भी, चूँकि डिस्टेंस तो हम सब कुछ सेम ही रखेंगे, केवल डायरेक्शन अगर अपोजिट हो गया तो इस परिस्थिति में, जैसे मान लीजिए कंडक्टर 1 है, इसमें I1 करंट अपवार्ड चला गया, लेकिन ये कंडक्टर 2 है, इसमें जो I2 करंट है ये डाउनवार्ड चला आया, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या है, R। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। इसको अगर हम ढक लें, तो अगर इसमें विद्युत धारा की दिशा हम अपने आप को चलते हुए माने तो लेफ़्ट साइड डॉट फील्ड, राइट साइड क्रॉस फील्ड, इसको हम ढक लें, अगर इसको अपने आप चलते हुए दिशा मानेंगे तो यहाँ भी लेफ़्ट साइड डॉट फील्ड, लेफ़्ट साइड क्या होगा, लेफ़्ट साइड डॉट फील्ड, और राइट साइड क्रॉस फील्ड, इस तरीके से आएगा। इसको भी अपने आप को ढक ले तो लेफ़्ट साइड डॉट फील्ड, राइट साइड क्रॉस फील्ड। अब देखेंगे कि इस पर जो कैलकुलेशन करेंगे तो फिर से पिछले जैसा ही कैलकुलेशन आएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, केवल फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा। अब इसके अपने फील्ड की वजह से फर्स्ट कंडक्टर पे तो फोर्स लगेगा नहीं। अब देखेंगे कंडक्टर 2 के कारण इधर क्रॉस फील्ड है, तो क्रॉस फील्ड में जब हम विद्युत धारा के दिशा में चलेंगे तो बाईं ओर बल लगता था, तो ये हो जाएगा बाईं ओर बल लगेगा तो ये इस साइड आएगा। अपने आप को अगर हम चलते हुए मानेंगे
अगर चालक तार पर हम अपने आप को चलते हुए मानेंगे तो क्रॉस फील्ड में जो बाईं ओर बल लगता है ये इस साइड लग जाएगा, तो ये हो जाएगा F12। F12 का मतलब फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1/2। तो चलिए अब इसके फील्ड को ढक लेते हैं। तो इसका कौन सा फील्ड उधर है, क्रॉस फील्ड। तो इसके कारण उस साइड फर्स्ट कंडक्टर की वजह से उस साइड जो फील्ड है वो क्रॉस फील्ड है। तो क्रॉस फील्ड में अगर अपने आप को चलते हुए माने, मतलब इस चालक तार पर विद्युत धारा की दिशा में आप अपने आप को चलते हुए माने, तो मेरा लेफ्ट साइड पुनः उधर है, क्योंकि क्रॉस फील्ड में जब विद्युत धारा की दिशा में चलते हैं तो पुनः लेफ्ट साइड फोर्स लगेगा, तो ये F21 होगा। तो इसमें जो नेचर ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें तो नेचर ऑफ फोर्स ये रिपल्सन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। और बाद बाकी वैल्यू कितना होगा तो पुरानी वाली बात जैसे F12 निकाले थे, F21 निकाले थे, सब कुछ कैलकुलेशन सेम आएगा, उसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। तो μ0/4π 2I1I2 बटे R, 2I1I2/R। फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1/2 पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2/1 पर यूनिट लेंथ। मतलब दोनों एक दूसरे पे प्रति इकाई लंबाई में बराबर फोर्स लगाएगा, जिसका वैल्यू कितना होगा तो μ0/4π 2I1I2/R। यानी बल की प्रकृति क्या होगा, बल की प्रकृति के बारे में अगर हम यहाँ बात करें तो बल की प्रकृति तो होगा ये विकर्षण होगा। कौन सा बल होगा तो विकर्षण बल होगा। तो चलिए ये था नेचर ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। तो अगर दोनों में विपरीत दिशा में, दोनों चालक तार पर विपरीत दिशा में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा हो तो विकर्षण बल लगता है, और उसका भी वैल्यू सेम पिछले कैलकुलेशन के जैसा ही। अगर दोनों में सेम दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा हो तो आकर्षण बल लगता है, जिसका कैलकुलेशन आप देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि कोई कॉइल है और उस कॉइल पर अगर मान लीजिए कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, और उस मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा उसकी वजह से टॉर्क कितना डेवलप होगा। तो हम बात करते हैं समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, क्वेश्चन लिख लेते हैं। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयताकार कुंडली, ये काम आएगा आगे, हम एक डिवाइस पढ़ेंगे जिसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो उसमें भी ये काम आएगा। चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयताकार कुंडली पर लगने वाले बल का परिमाण, बल तथा बलाघूर्ण कर देते, बल तथा बल आघूर्ण दोनों चीज़ एक ही बार कैलकुलेट कर लेते हैं। बल तथा बलाघूर्ण का परिमाण ज्ञात करें। अगर इसी क्वेश्चन को अंग्रेजी में लिखेंगे तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फोर्स एंड टॉर्क, कैलकुलेट द फोर्स एंड टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल। तो रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फोर्स और टॉर्क को कैलकुलेट करना है जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को रखा जाए और उसमें करंट प्रवाहित हो रहा हो। तो हम मानते हैं कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के जो इंटेंसिटी है ये B है। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी B है, और इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल कुछ इस तरीके से रखा गया है। तो इस कॉइल में एक ही फेरा हम दिखाए हैं, मतलब एक ही टर्न अभी दिखा रहे हैं। इसमें मोर देन 1 नंबर ऑफ टर्न्स हो सकता है, मतलब एक से अधिक फेरों की संख्या हो सकती है। इस कॉइल का जो आर्म का नाम है ABCD रखा जा सकता है। इसमें मान लीजिए विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है I, तो यही I करंट होकर के इधर आएगा। अब है कि चुंबकीय क्षेत्र को अगर हम बाएं से दाएं माने, बाएं से दाएं अगर जाता हुआ माने कि बाएं से दाएं की ओर जा रहा है, तो इस पे जो चुंबकीय बल लगेगा विद्युत धारा की वजह से ये अंदर की ओर लगेगा। किधर लगेगा? अंदर की ओर। और इस पे जो चुंबकीय बल लगेगा ये बाहर की ओर लगेगा। देखिए
एक आर्म पे अंदर की तरफ बल लगेगा और दूसरे आर्म पे क्या लगेगा, बाहर की तरफ बल लगेगा। तो इस पे जो नेट फोर्स पूछेगा F नेट, तो हो जाएगा F1 माइनस F2। क्यों? क्योंकि एक पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, एक आर्म पे अंदर की तरफ और दूसरे आर्म पे बाहर की तरफ। तो एक पे जितना अंदर, क्योंकि लेंथ दोनों का बराबर बराबर होगा, चौड़ाई भी दोनों का बराबर बराबर होगा, तो एक होगा ILB तो दूसरा भी होगा ILB। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो याद रखेंगे किसी भी आयताकार कुंडली को जब समरूप चुंबकीय क्षेत्र में हम रखेंगे तो उस पर जो नेट फोर्स यानी जो परिणामी बल है, परिणामी बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। परिणामी बल का मान क्या हो जाएगा, 0। लेकिन हमको टॉर्क भी कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम पुनः डायग्राम बनाते हैं। तो देखेंगे, ये मानते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो B है। तो इसके आर्म को हम थोड़ा सा आरा तिरछा दिखाएं, तो एक पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा था, अंदर की तरफ फोर्स को हम डाउनवर्ड्स दिखा देते हैं, और जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा था आर्म पे, इसको हम वो अपवर्ड्स दिखा देते हैं, ये बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक, तो एक पे फोर्स जो है ये F1 और ये जो फोर्स है F2। अच्छा, इस भुजा BC भुजा, ये इसका चौड़ाई था, ये इसका क्या था, चौड़ाई था, ये क्या था, लंबाई था। तो इसकी जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई को हमने L कहा, सॉरी चौड़ाई को ब्रेथ कहते हैं, तो ये B से हम डिनोट करते हैं। चौड़ाई को ब्रेथ कहते हैं, तो इसको हमने किससे डिनोट किया, तो B से डिनोट किया। तो देखेंगे ये पॉइंट B है, ये भी पॉइंट C है। अब हम इसको इस पॉइंट पे, मतलब ये जिस प्लेन में है ये कॉइल, इस प्लेन पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना चाहेंगे। तो नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये नॉर्मल कहाँ से होकर गुजरेगा, तो नॉर्मल प्लेन से परपेंडिकुलर होता, तो परपेंडिकुलर खींचने का कोई तरीका है नहीं। तो यहाँ ये नॉर्मल दिखाने का हम प्रयास करते हैं। इस B को हम नीचे शिफ्ट कर दिए, ये मान लेते हैं n कैप है। n कैप मतलब नॉर्मल, जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। अब है कि दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, चूँकि टॉर्क जब कभी भी निकालते हैं तो दो पैरेलल वायर के बीच का हमको डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन को हम आगे की तरफ बढ़ाएं और यहाँ से भी परपेंडिकुलर बढ़ाते हैं। इस पॉइंट का नाम B, इस पॉइंट का नाम C, इस पॉइंट का नाम थोड़ा देर के लिए हम D मान लेते हैं। और हम मानते हैं कि ये जो n कैप है, ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये जो प्लेन के परपेंडिकुलर, ये जो नॉर्मल हमने खींचा है, जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ये मान लेते हैं थीटा डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ये थीटा हो जाएगा, तो ये पुनः 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो पुनः ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये थीटा हो जाएगा, तो ये देखेंगे चूँकि ये सब आपस में ट्रायंगल बना रहा, तो ये थीटा होता, तो ये 90 माइनस थीटा होता। मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच ये थीटा है, तो इस नॉर्मल और इस लाइन के बीच क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो पुनः ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो चलिए इसको हम थीटा दिखा देते हैं, इसको मिटा दिया जाए। अब हम बात करते हैं टॉर्क के लिए। इस डायग्राम को मिटा देते हैं, चूँकि नेट फोर्स इस पे क्या हो गया, 0। तो हम लोग लिखेंगे टॉर्क मतलब नेट फोर्स यानी परिणामी बल किसी भी आयताकार कुंडली पे जो लगेगा वो 0 होगा चुंबकीय बल की वजह से। अब बात करते हैं इन ट्रायंगल BDC, BDC, इस ट्रायंगल BDC में बात करेंगे तो हम साइन थीटा, BDC मतलब भात दाल चोखा मत समझ जाना, ये ट्रायंगल BDC संयोग से ये बन गया। तो ये एंगल थीटा है, तो ये 90 डिग्री, मतलब एंगल के सामने का जो साइड्स होता है वो परपेंडिकुलर होता, तो ये क्या हो जाएगा, BD बाय BC। तो BD इज इक्वल टू BC साइन थीटा, BC साइन थीटा, तो BC इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, स्मॉल b साइन थीटा। ये क्या है, BD इक्वल टू स्मॉल b साइन थीटा। अब हम बात करते हैं टॉर्क की। तो टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क का जो फार्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर कोई हिंदी में लिखने की बात करें तो इसको बोलते हैं बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होगा, तो बल आघूर्ण बराबर जो होगा ये बल गुना लंबवत दूरी, बल गुना लंबवत दूरी। तो बल इंटू लंबवत दूरी कितना, इसको टॉ से डिनोट करते हैं, तो F इंटू लंबवत दूरी कितना, तो एक फोर्स ऊपर है दूसरा फोर्स नीचे है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये BD है। तो BD, अच्छा फोर्स यहाँ कितना होगा, तो ILB,
ये फोर्स कितना होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स ILV होता था, हालांकि साइन थीटा होता था, लेकिन यहाँ 90 डिग्री के एंगल की वजह से ये साइन 91 हो जाएगा, तो F इक्वल टू ILV। अच्छा BD कितना, तो BD दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस, तो BD ऑलरेडी निकाला हुआ, तो B साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा B साइन थीटा, B साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा IL इंटू B, और ये B साइन थीटा। अब देखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्या हो जाएगा एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा एरिया, तो IAB साइन थीटा, IAB साइन थीटा। अच्छा देखें एक टर्न की वजह से IAB साइन थीटा। फॉर n टर्न की बात करते हैं, फॉर n टर्न यानी एक फेरों की, मतलब एक फेरों की, कोई जरूरी नहीं कुंडली में एक ही तार हो, कुंडली का मतलब होता है मोर देन 1 नंबर ऑफ टर्न्स। तो फॉर n टर्न्स इन कॉइल, या कुंडली के n फेरों के लिए बात करें तो I के बदले क्या हो जाएगा NI, तो टॉ इक्वल हो जाएगा NIAB साइन थीटा, टॉ इक्वल हो जाएगा NIAB साइन थीटा। तो ये टॉर्क एक्जर्टेड ऑन द रेक्टेंगुलर कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये इतना हो जाएगा। इसी में अगर I इंटू ए को हम मैग्नेटिक मोमेंट कह दें तो कॉइल के लिए I के बदले NI हो जाएगा और इंटू ए, तो ये भी मैग्नेटिक मोमेंट का काम करेगा। तो इसको टॉ को हम MB साइन थीटा लिख सकते हैं, चूँकि NIA के क्या हो गया, NIA जो होगा ये मैग्नेटिक मोमेंट का काम करेगा, तो इसको हम लोग M क्रॉस B लिख सकते हैं। तो टॉ वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा M क्रॉस B। फिलहाल इतना ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक हमको जाना नहीं है, हमको टॉर्क का जब कभी भी फार्मूला पूछेगा कि आयताकार कुंडली पर समरूप चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान बताएं, तो टॉ इक्वल टू NIAB साइन थीटा। तो आज भर हम इतने छोड़ते हैं, इससे आगे हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक वाइक कर दिया करें, और जो भी 11-12 के बच्चे हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब करें। हालांकि 9th-10th के लिए भी वीडियो हम बना रहे हैं, अभी 9th के लिए तो एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया गया, लेकिन 9th और 10th क्लास के लिए भी पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड करेंगे धीरे धीरे करके। तो चलिए आज भर इतना ही, धन्यवाद।